नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मोनिका वैश्य जी और आपका चयन अभी 2021 के समीक्षा अधिकारी बैच में 36वीं रैंक के साथ उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए हुआ है। तो मोनिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए जो है। और अगर आप ये इंटरव्यू देखना शुरू कर चुके हैं तो आप बिल्कुल भी कहीं पॉज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज ये इंटरव्यू देखने के बाद जो है आप भी समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। मैं निश्चित रूप से, मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूं। मैंने अभी इनसे इस इंटरव्यू से आधे पहले जो है आधा एक घंटा बात की है और मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं निश्चित रूप से जो है आप उसको महसूस करेंगे जब आप ये इंटरव्यू को पूरा देख के खत्म करेंगे। तो मोनिका जी, आप कहाँ से आती हैं, पहले तो ये बताएं, कहाँ रहती हैं आप जो है? सर, मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई सीतापुर से ही करी है और मैंने तैयारी भी सीतापुर से ही करी है। अच्छा। और परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके जो हैं? सर, परिवार में तो मैं हूँ और मेरे घर में मेरी किताबें वगैरह हैं और जिस प्रकार से एक विद्यार्थी रहता है उसी प्रकार से मैं रह रही हूँ। दरअसल मेरी मम्मी की डेथ 2013 में 3 अप्रैल 2013 को हो गई थी। वो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका थी, प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत थी। जी। और उस साल मैं 12th के अपने एग्जाम दे रही थी। मेरा अंतिम एग्जाम था हिंदी का, हिंदी प्रथम का एग्जाम था और मैं अपने विद्यालय में बोर्ड की एग्जाम ही दे रही थी। और फिर जब मैं घर आई तब मैं ठीक ठाक थी, मम्मी ने मुझे खाना भी दिया था और 2 बजे से पेपर था, मुझे 1 बजे बोल दिया कि जाओ, मैं चली गई। जब मैं लौट करके आई करीब 5:30 बजे, तब मैं देख रही कि पूरा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार सब घर पे आ चुके हैं, बर्फ की सिल्ली वगैरह आ चुकी है। बता रहे कि 2-2:15 बजे उनको हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गई। तो ये दुर्घटना स्कूल में हुई थी या कहीं घर पे? नहीं, घर पे। वो अपने बीआरसी से आ गई थी घर पे और घर आके खाना बना के मुझे दिया और देने के बाद मैंने खाया और खा के मैं स्कूल गई, पेपर दिया। और फिर जब मैं आई तभी, मतलब जब मैं चली गई थी स्कूल, तब जाने के आधे घंटे बाद वो खत्म हो गई थी। तो ये अचानक हुआ या वो बीमार भी रहती नहीं, थी? बीमार नहीं थी। अच्छा। अचानक ही हुआ था। अच्छा अच्छा। कुछ कार्य की कुछ टेंशन बढ़ गई, प्रधानाध्यापिका थी और बस। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? उस समय मेरी उम्र करीब 17 साल थी। अच्छा। और पिताजी के बारे में क्या है आपके? पिताजी मेरे सिंचाई विभाग में थे, परंतु मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं थे। तो पापा मेरे लखनऊ में रहते थे और मम्मी मेरी सीतापुर में रहती थी। साथ में ना रहने का क्या मतलब? मतलब वो दोनों लोग अलग अलग जिले में, हाँ, सेपरेट में थे। अच्छा। और मैं अपनी मम्मी पापा की अकेली ही। तो आप जो है अपने पापा के साथ कब तक रही हैं, कुछ याद है आपको? हाँ, मैं करीब 5-6 साल की आयु तक की रही हूँ। किस क्लास में थी आप? नर्सरी भी वगैरह में थी। उसके बाद से जो है केवल मम्मी के साथ? हाँ, मम्मी के साथ ही रही। मम्मी ने ही मेरा घर बनवाया, 1 मंजिल 2 मंजिल अकेले ही। मुझे भी पाला और पढ़ाया लिखाया और फिर 12th करते करते वो भी चली गई। और आपने बताया था पिताजी की भी डेथ शायद 2014 में हुई? जी, 1 साल मैं अकेले ही रही अपने घर पे और उस 1 साल में मैंने बहुत मेंटली, जितना एक बच्चा 17 साल का, अब तो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, फोन है, सोशल मीडिया है, उस समय तो चीजें थी ही नहीं। तो सिर्फ आसपास के लोग थे और स्कूल एग्जाम, यही सारी चीजें थी। तो 1 साल मैंने ये अपने सीतापुर में ही बीएससी में एडमिशन ले लिया था और सुबह उठ के 5-5:30 बजे कोचिंग जाती थी, फिर दूसरी कोचिंग जाती थी और फिर घर आके अपना काम किया, बर्तन वगैरह धोए, कुछ खाया बनाया। और मुझे तब ज्यादा खाना बनाना भी नहीं आता था जब मम्मी खत्म हुई थी। करीब पूरी बीएससी में खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रही। मुझे जो भी बनाती थी सब उल्टा सीधा ही बन जाता था सब जल जाता था, खराब हो जाता था, वही खाती थी। और लेकिन यही सब करके कॉलेज जाती थी। कॉलेज में जा करके फिर वहां से घर गई, कुछ खाया और उसके बाद जो भी चीजें होती हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है और एक एसडीएम ऑफिस से बनता है, एक बनता है कोर्ट से। तो जब ये उत्तराधिकार मैंने 2 बार बनवाया, एक बार बनवाया तो कुछ गड़बड़ हो गई,
फिर मैंने दोबारा बनवाया तो लेखपालों की हड़ताल हो गई 3 महीने के लिए। और फिर मेरे मन में आया कि पहले तो मेरा था कि प्राइवेट जॉब करनी है, कहीं भी कुछ एमएनसी टाइप की जॉब करनी है, कुछ करना है। लेकिन फिर जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मेरे मन में आया कि इन सिविल की तैयारी में पावर है, और शायद इसीलिए भगवान मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं। एक साइकिल, पढ़ाई, कोचिंग, कागज संभालना, ये करना, वो करना, बैंक जाना, बीएसए कार्यालय जाना, लेखा कार्यालय जाना, कभी बीआरसी चले जाना, और इधर ही उधर घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि हाँ, मुझे नहीं पता कैसे तैयारी करनी है, लेकिन तब इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी आसपास, लेकिन मेरे मन में आया कि हाँ, तैयारी तो मुझे यूपीपीसीएस की ही करनी है। वैसे तो मैं हर इंटरव्यू में बहुत मुस्कुराते हुए बात करता हूँ, जो भी मेरे सामने बैठा हुआ है। आज मैं उस तरह से फील नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र 17 साल थी और आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जितने भी आपके साथ दुश्वारियां रही, आप साइकिल लेके दुनिया भर के सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाती रही, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र। हाँ। तो किसी ने आपकी हेल्प नहीं की उस समय जो है? देखिए, दुनिया में कोई लग के हेल्प नहीं कर पाता है ना। लोग गाइड कर सकते हैं कि ये प्रमाण पत्र बनना है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये लगा देना, वहां जाके एफिडेविट एक बनवा लेना, वहां जाके फॉर्म ले लेना और भर देना, जमा कर देना। लोग गाइड कर सकते हैं। और रिश्तेदार में क्या है, लोगों के अपने काम है, अपनी जॉब है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। मैं बताऊंगी कि एक मेरे रिलेटिव ही थी लेडी, तो मैं उनके घर कुछ दिन रुकी थी जब मम्मी खत्म हुई थी। तब पहले तो उनका बिहेव 15-20 दिन ठीक रहा मेरे प्रति। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया, उनके मन में कुछ आया समाज का, वो लोग आने लगे, उनसे बोलने लगे कि अब आपके एक लड़की की जिम्मेदारी बढ़ गई, अब इसकी शादी भी आप ही को करानी पड़ेगी। और उनको लगा कि बैठे बैठाए हमारे समाज में एक लड़की को एक बहुत बड़ा बोझ जिम्मेदारी समझा जाता है। बिल्कुल। और एक बैठे बैठाए 18 साल की लड़की मिल जाए, उसकी जिम्मेदारी निभानी है। तो फिर उन्होंने समझा दिया अपने बच्चों को कि ये अकेले पढ़ी है, इसे पढ़ने दो, इससे ज्यादा बात मत करना। और खाने का भी ये चीज हो गई कि कभी एक रोटी दी या दूसरी मांग ली तो उनका मुंह जैसे बन गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने घर जाके ही रहना चाहिए। मैं मैगी खाऊं, चाहे तहरी खिचड़ी खाऊं, चाहे मैं कुछ भी खाऊं ना खाऊं, समोसे खाऊं, मुझे ज्यादा बनाना नहीं आता था, और लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आप मुश्किल से 2-3 महीना रही होंगी उनके यहाँ? 2-3 महीने रही थी, और बस। और मैं खाना अपना बाहर ही थोड़ा बहुत खा लेती थी, सोच के कि क्यों मैं दूसरे के ऊपर बोझ बनूं। अच्छा, तो माता जी जब नहीं रही, क्योंकि वही आप, मतलब आप इकलौता सहारा थी आपकी जो है, तो फाइनेंशियल कैसे आपने मैनेज किया जो है? फाइनेंशियल क्या, मैंने मतलब थोड़ा सा, मैं 8th-9th से थोड़ा सा स्वाभिमानी टाइप की थी। तो मेरे मन में भी आता था कि अब हम बड़े हो रहे हैं 13-14 के, अब हम कमाएंगे अपने नौकरी करेंगे तो हम मम्मी से ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ फीस देंगे। थोड़ा सा होता है टीनेज में बच्चों का। तो मैंने अपने, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो अपने खर्चे मैंने बहुत मिनिमम कर दिए। मिनिमम क्या, कपड़े नहीं लेने हैं, व्हीकल तो नहीं यूज करना है, क्योंकि ऑटो से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे तो 5-10 रुपए, 20 रुपए, महीने के 1000-1200 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। तो साइकिल क्या है, साइकिल चला रहे हैं अपना, तो उधर बचत कर ली। वो साइकिल है आपके पास कि नहीं? बिल्कुल है सर, अभी भी हम उससे इस टाइम जा रहे हैं। और मेरा घर और मेरी साइकिल और 1-2 दोस्त जो मतलब हमेशा गाइड वगैरह करते रहते हैं। साइकिल हमेशा संभाल के रखी है। हाँ, तो इन्हीं के साथ में मतलब चलते रहते थे। फिर होते होते बीएससी 3rd ईयर तक की मुझे घर के काम भी आने लगे और चीजें सही होने लगी और चीजें, कागज बनने लगे मेरे। बैंक में गई, बहुत सारे, मेरे संग हमेशा हर कागज 2 बार बना। हमेशा एक बार गलती हो जाती थी, एक बार फिर दोबारा बनता था। अरे 17 साल की उम्र क्या होती है, कोई जानता है 17 साल की उम्र में? कुछ नहीं जानता है। तो फिर मतलब ऊपर से सरकारी ऑफिस का काम। हाँ, सरकारी ऑफिस का काम। और मेरे अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता और धैर्यशीलता इतनी आ गई कि जैसे मैं एक बैंक गई, तो उस बैंक में उन्होंने मुझे 1.5 साल चक्कर कटाए। तो हम भी कम नहीं, हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम 10 बजे आए हैं, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, आज यहीं बैठ, बोले 3 बजे आइएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर यहीं बैठे हैं, यही हम मैथ लगा रहे हैं बैठ के कैलकुलस, आप अपना काम करिए, 3 बजे हम यहीं बैठे हैं। आज भी यही होता है, आप पासबुक प्रिंट कराने जाइए
तो उस समय उनका प्रिंटर नहीं चल रहा होगा। पासबुक प्रिंटिंग तो बहुत छोटी चीज है, जबकि डिजीज केस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और डिजीज केस में तो काफी सालों साल लग जाते हैं, 1 साल 1.5 साल, ये कागज रह गया था, अब ये गलत हो गया था, अब ये फिर लगाना है, यहाँ साइन छूट गए थे, ये चीज ऐसी गलत हो गई थी, फंसाने के लिए गोल गोल से फंसाते रहते हैं। अभी रिसेंटली 2021 में मेरे भी पिताजी का जो है देहांत हुआ, तो खैर हम तो उस लेवल पे हैं कि हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, फिर भी ये चीज तो मैंने भी अनुभव की है कितना कठिन है ये सब काम करवाना। और जबकि 2013-14 में हमारे पास नेट और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब तो हर चीज यूट्यूब पर डाल दो, ये चीज कैसे बननी है, वो चीज कैसे बननी है। तब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बाबू बाबू चक्कर कटा रहे हैं, आप चक्कर काटिए। अच्छा, आपकी माताजी जो है सरकारी शिक्षिका थी, तो आपको उनकी जगह पे नौकरी भी ऑफर हुई होगी? जी, नौकरी ऑफर हुई थी, क्योंकि मैंने 12th में टॉप किया था अपने स्कूल में। मेरे 90% मार्क्स थे, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता था। 10th में भी टॉप किया था, तो मेरा 6th क्लास में नवोदय में भी हुआ था। लेकिन मम्मी के अकेले थे, तो मम्मी मुझे हफ्ता 15 दिन नवोदय छोड़ के आई, और फिर ना मम्मी का मन लगा ना मेरा मन लगा, तो फिर मैंने अपने घर के पास से ही फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी। और हमेशा से मतलब हाँ, 1st 2nd 3rd में ही हम आए। फिर जॉब ऑफर हुई 4th क्लास की, चपरासी लेवल की। तो अब मैंने कहा ये तो नहीं करनी है। मुझे इतना पता था कि मैं कुछ करूंगी, लेकिन ये नहीं करूंगी। तो मेरे जो शुभ चिंतक लोग थे, मेरे जो टीचर्स थे, कुछ जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, तो उन लोगों ने बहुत समझाया, चिंता के बहुत से समझाया कि तुम कर लो, 4th क्लास जॉब कर लो, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे अंदर की सरकारी नौकरी है, लेकिन हम 4th क्लास नहीं करेंगे। फिर होते होते मैंने बीएससी के बाद एमएससी में एडमिशन लिया। कुछ मेरे अंदर जॉब नहीं करनी, कुछ ऐसा था। फिर जब एमएससी में एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि यार एमएससी के बाद नेट जेआरएफ बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, तो मुझे शायद पीसीएस की तैयारी अब करनी चाहिए। फिर मैंने एमएससी छोड़ दी और थोड़ा सा सिक्योरिटी के पीछे भागे। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स डीएलएड कर रहे थे, उस साल डीएलएड नया कोर्स आया था, तो मैंने जब डीएलएड करना शुरू किया, तो फिर डीएलएड जब मैं करने लगी तो पढ़ाई मतलब बीएससी से तो डीएलएड में कम ही होती है। तब मैंने घर के काम सब अच्छे से सीखे करने, खाना बनाना, पूरा घर अरेंज करना, मैंने मतलब प्रॉपर सब अच्छे से सीखा। और उसी बीच में मैंने कुछ तैयारी करते हैं। फिर मैंने एक समीक्षा अधिकारी हैं, उनका नाम है आदित्य वाजपेयी सर। उन्होंने कोचिंग खोली थी सीतापुर में, तो मैंने वो कोचिंग ज्वाइन करी। तो उनसे उन्होंने मुश्किल 6 महीने वहां पे कोचिंग खोली थी, तो उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली। फिर उन्होंने वो कोचिंग सीतापुर से बंद कर दी, उन्हें शायद अप डाउन करने में, सब चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो रही होगी। फिर उन्होंने एक फ्रेंड के पास अपनी कोचिंग मतलब कर दी हैंड ओवर। फिर उन्होंने नॉर्मल तरीके से पढ़ाया, तो मैंने डीएलएड भर मतलब नॉर्मल तरीके से, बहुत स्ट्रेस लेके नहीं, नॉर्मल तरीके से, कभी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, कभी लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे हैं, कभी वर्णवाल पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने पूरी बुक्स यूपी स्पेशल पढ़ाई। फिर उन्होंने भी मतलब कोचिंग फिर उन्होंने हटा दी, और फिर मैंने सीटेट यूपीटेट के एग्जाम दिए। तब ऑनलाइन पढ़ाई फिर शुरू हो गई थी। 2019 के अंत से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। फिर सीटेट यूपीटेट दिया, फिर सुपरटेट का वेट किया, अब सुपरटेट आ नहीं रहा। फिर मैंने ये 2021 से फॉर्म है समीक्षा अधिकारी के, फिर मैंने बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई इस तरीके की शुरू करी कि बिल्कुल किचन में भी काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पीकर पे लगा दिया, कहीं भी लौट रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं तो दिमाग में कुछ अनुशीलन जिसे कहते हैं, दिमाग में ये खान इधर है, वो खदान इधर है, मतलब दिमाग में मेरे परमानेंट वो अपना फैक्ट जो भी डेटा है, बुक क्या पढ़ा है, वो सब मतलब चलता रहा। तो ये मतलब एक्सटेंसिव लेवल की पढ़ाई जो 14 घंटे 16 घंटे वाली होती है, वो मतलब मैंने करी 2021 अप्रैल से शुरू करी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जब डीएलएड कर लिया था जी, तो उसके बाद आपकी माता जी की मृत्यु के 5 साल के भीतर आप तो टीचर भी बन सकती थी। हाँ, बन सकती थी, लेकिन मेरे अंदर ये कुछ आ गया कि नहीं, मुझे नौकरी करनी है तो अपनी करनी है। मृतक आश्रित शब्द से मुझे बड़ी चिढ़ हो गई थी, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैं देखती थी कोई बाबू है, तो मैं देखती थी कि अरे वो वाले जो प्रकाशित से है हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी कि ऑफिसों में जो है मतलब जो कंपटीशन से आता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस अलग होता है और उसका नॉलेज अलग होता है,
और जो उससे आता है उसकी वो मतलब नहीं रहती लेकिन है। आपको जरूरत भी तो थी। जरूरत थी तो मैंने कहा लाइफ में क्या है, जीवन एक पतंग की प्रकार की है। पतंग को पता है कि अंत तो सबका वही होना है, शमशान में होना है, चाहे कोई कितना बड़ा हो। लेकिन तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं? मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जीवन एक पतंग की तरह है। पतंग को भी पता है कि उसे गिरना है, फटना है, लेकिन हर पतंग चाहती है कि वो ऊपर जाए, ऊंचे से ऊंची उड़ान उड़े। बहुत अच्छा। तो ऊंचे से ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश करो। लाइफ में क्या है, सब एक तिलस्मी तो है। तो जब रंगमंच पे खेल रहे हैं तो अच्छा खेलो। मतलब मेरा बस ये पूछने का मतलब था, और इन लोग जो आपको देख रहे हैं उनको ये बताने का मतलब था कि चलिए 4th क्लास की नौकरी तो कोई नहीं करना चाहेगा, जो भी पढ़ा लिखा बंदा है और जिसके अंदर क्षमता है, लेकिन उसके बाद बैठे बिठाए जो है एक सहायक अध्यापक की नौकरी मिल रही थी, जिसके लिए आज के समय में बहुत मारामारी है। हाँ। वो भी जो है आपने स्किप की जो है। हाँ, और कई बार मेरे मन में विचार आता था कि अप्स एंड डाउन्स, कभी लगता था कि यार उसकी नौकरी लग गई, उसकी यूपीपी में लग गई, उसकी बैंक में लग गई, हम क्या कर रहे हैं। तो मन में आता था क्या डाल दें फॉर्म। लेकिन फिर मन में आता था नहीं, एक बार अगर हम लग गए नौकरी में तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से हम अभी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज से मतलब ही नहीं है, सिर्फ हम सिलेबस में ही घुसे पड़े हैं। तो जो 14 घंटे 15 घंटे मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा है तो वो सिलेबस ही चल रहा है, तो ये चीज नहीं चल पाएगी। मेरे मन में जॉब की चीजें चलेंगी, उसकी टेंशन चलेगी। तो मुझे लगता था कि ठीक है, कर लेंगे नौकरी, अगर नहीं मिली तो सुपरटेट दे करके अपनी करेंगे। अच्छा, सीतापुर में जो आपका मकान है कितना बड़ा है? जी 850 स्क्वायर फीट है। और कितने मंजिल का बना हुआ है? 2 मंजिल है। 2 मंजिल में आप अकेली रहती हैं? पहले तो मैंने रेंट पे उठाया था, फिर ये हुआ कि कभी बिजली खराब हो रही, कभी पानी खराब हो रहा। अगर हम किसी से किराया ले रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम या तो उसमें जुट लें या तो हम इसमें जुट लें। अब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है घर में। तो मेरा घर थोड़ा नीचे भी है जमीन से, तो बारिश में पानी भी आ जाता है। तो फिर मैंने कहा हटाओ, अपनी मेहनत पे करो, नया घर बनवाएंगे, जो भी होगा। ये पानी वानी अब नौकरी के बाद सही कराएंगे। बस मेरा पूछने का मतलब था कि 850 स्क्वायर फीट का मकान भी छोटा नहीं होता है, 2 मंजिल है, और उसमें आप एक ही कमरे में तो रहती होंगी। हाँ, एक ही कमरे में। तो एक कमरे में रहना, कोई है नहीं और ना कोई रिश्तेदार ना कोई सहयोगी साथ में जो है, तो मतलब एक बहुत ही टफ लाइफ जिसे हम कह सकते हैं। खैर, आपको देख के नहीं लगता ऐसा कि जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल में कभी जीवन में कोई कमी आई होगी? और आ जाती है कभी कभी, बहुत आ जाती है। जब कोई टर्निंग पॉइंट होता है तब आ जाती है। आजा, आपको जीवन में सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया जो है, किस चीज ने? मेरी मम्मी ने। क्योंकि मतलब कभी भी कोई ऐसी चीज हुई कि कभी कोई पढ़ी लिखी महिला भी नहीं है हमारे घर आई, तो उसने कहा पैसे दे दो, काम दे दो, तो मम्मी मेरी क्या बोले कि तुम पढ़ी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम घर पे जाकर दूसरे के काम कर सकती हो। अगर तुम्हें दूसरे के घर नहीं जाना तुम एक काम करो, सड़क किनारे रहो और पल्ली डाल लो, पीछे सब्जियां उगाओ, लौकी तोरई बेचो। अगर तुम्हें मतलब भगवान ने पृथ्वी पे भेजा है तो कुछ काम करो, रह लोगे पृथ्वी पे। ऐसा नहीं है कि तुम रह नहीं सकते हो। तो मतलब जो भी आया है पृथ्वी पे, वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल दीनहीन है। कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम मेहनत करो। मेहनत अगर तुम कर रहे हो तो साक्षात लक्ष्मी भी आके तुमसे कहेंगी, भगवान भी आके कहेंगे कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ हम तुम्हारा कर देंगे। अच्छा, आपकी बातों से लगता है कि आप स्पिरिचुअल बहुत हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस आता है। भगवान में कितनी आस्था है आपकी जो है? बहुत। और क्या प्रेरणा मिलती है आपको जो है? मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ने पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ, जो चीजें हैं। तो स्पिरिचुअल में मतलब आप किसी को सुनती हैं या कोई बुक पढ़ी है आपने? मतलब क्या आध्यात्म से जुड़ने के लिए आप क्या करती हैं? नहीं, मैं सच बताऊं, मैंने कोई वो नहीं करी है। जो मेरी मम्मी हिंदी की टीचर थी और हिंदी का हमारे घर में माहौल रहा है, तो जो संस्कृत की बुक होती है, हिंदी की बुक्स होती है, उसमें जो नीति के श्लोक होते हैं, गीतामृतम होता है,
तो वो सब मैं बचपन से पढ़ रही थी। और मैंने कोई मतलब पूरी गीता नहीं पढ़ी है, मैं ना कोई ऑडियो सुनती हूँ। तो जो ये हिंदी की बुक्स में जो नहीं मोटिवेशनल चीजें होती थी, अलग से नहीं जो इंटरनेट पे आजकल है, जो मेरे पाठ्यक्रम की पुस्तक की थी, तो उसमें जो चीजें थी बस मैंने जो बचपन में पढ़ी चीजें थी उनसे मैं इंस्पायर रहती थी। अभी आपकी उम्र कितनी है? ये अभी मेरी 27 साल उम्र है। और आप में जो है एक दर्शन की झलक मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है, चलिए आगे दर्शन जरूर पढ़िएगा। जी। मेरा भी मतलब आजकल रुझान उधर कुछ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो है। चलिए ये सब हुआ जीवन में, और रिश्तेदारों का मतलब अगर कहा जाए तो मतलब रंच मात्र भी जो है सहयोग नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने किया होगा तो हाँ, किया होगा। देखिए रिश्तेदार चाहे मेरे हों चाहे वो किसी के भी हों, आज की डेट में महंगाई है और एक लड़की की जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठाना चाहता है। सब आप किसी के भी घर जाए, कोई भी हो, किसी के भी घर जाके रहेंगे, 1 दिन 2 दिन हफ्ता भर रख लेगा, उसके बाद अगर उसको ये महसूस हुआ कि अब इनकी आजीवन की जिम्मेदारी मुझे उठानी है, तब वो इंसान पीछे कदम उठा लेगा। तो मतलब स्वावलंबी बनने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अच्छा, 17 साल की उम्र में आपके साथ इतना ट्रेजिक मोमेंट आया और आप वहीं रहने लगी अपने घर में, 2-3 महीना कहीं गई, फिर आ गई वापस जो है। तो आपके जो पास पड़ोस के लोग हैं वो आपको कैसे लेते हैं, मतलब क्या सोचते होंगे आपके बारे में? देखिए 2 चीजें हैं, या तो जलन है या तो दया है। जलन और दया का क्या मतलब है कि या तो कोई मुझसे अगर कोई कर रहा है तो एकदम दया के भाव से कि दीनहीन है, अरे दुखिया बेचारी। 3-4 साल तो मैंने लोगों से बात करनी कम कर दी थी, क्योंकि जब मैं निकलती थी तो जो आंटी लोग होती है नॉर्मली गांव पड़ोस में, अरे दुखिया बेचारी, अरे दुखिया, वो आप क्या करती हो, कैसे रहती हो। और कुछ लोगों में जलन की भावना कि ये लड़की बिगड़ नहीं रही है, ये कहाँ चली जाती है, सुबह सुबह पढ़ने चली जाती है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसको पता नहीं क्या है, अपने आप से पढ़ती रहती है। तो मैंने ये चीज पाई कि या तो जलन है या तो दया है। चलिए अच्छा, ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई पे आते हैं। जी जी। यूपी पीसीएस आपने दिए हैं? जी 2 बार मैंने मेंस दिया, 21 का मेंस दिया है और 22 का मेंस दिया है। 22-21 दोनों मेंस दिया है। और क्या ऑप्शनल था आपका? जी मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल भरा था। अच्छा, तो क्या कमी रह गई, क्या आपको महसूस होता है उसमें जो है? कमी क्या, जब मैंने 21 का मेंस दिया था तो मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और उसके बाद जो 22 का मेंस था वो तो मैंने ठीक ठाक तरीके से दिया था, लेकिन उसमें मतलब चयन हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार नहीं था, और अब ऑप्शनल चला गया है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। देना है ना? हाँ देना तो है। बनना भी है। हाँ। अच्छा, अब तैयारी के बारे में थोड़ा बताइए। जी। वो आपने कोचिंग वगैरह बताई और वो खुद से पढ़ती थी, ट्यूशन जाती थी, वो सब तो आपने किया जो है, काफी संघर्ष किया अकेले दम पे जो है। प्रीलिम्स की तैयारी, चाहे वो पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो, दोनों में एक समानता ही है। जी जी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ा आपने, कैसे कैसे पढ़ा? प्रीलिम्स के लिए अभी क्या है कि पेपर उतना ज्यादा मतलब फैक्ट बेस्ड तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट आ जाए, या फिर आप किसी नोट से पढ़ सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ऑथेंटिक बुक्स जरूर सबको पढ़नी चाहिए, एक बार बुक्स तो जरूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दीजिए ऑथेंटिक बुक्स के जो आपने पढ़े हैं। जैसे कि आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, उसमें से कुछ चीजें वैसे पूछ लेते हैं कि कौन सा स्तूप कहाँ पर है। 16 में आया था कि गुफा नंबर 16 में, अजंता की गुफा नंबर 16 में किसका चित्र है, तो वो हम वहां से कर सकते हैं। या फिर जो कब्र हैं, कौन सी कब्र कहाँ पर है, तो वो फैक्ट जो आरओ है वो फैक्ट थोड़ा सा ज्यादा पूछता है, तो फैक्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना चाहिए, पहली रीडिंग में नहीं, सेकेंड या थर्ड रीडिंग में। और फिर स्पेक्ट्रम, बहुत हिस्ट्री तो मतलब पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री तो मैं कहती हूँ कोई तैयारी शुरू कर रहा है तो सबसे पहले हिस्ट्री निपटा दे, क्योंकि हिस्ट्री खत्म कभी नहीं होती है। और ज्योग्राफी जो है वो मैंने खुल्लर की बुक ली थी पहले, और फिर मैंने वर्णमाला ले ली थी। अच्छा। और उसमें भी जो भी ट्राइब्स हैं, चीजें हैं, वो सारी चीजें जल्दी जल्दी पढ़नी चाहिए। और हिंदी के लिए मैंने थोड़ा सा ये हरदेव बहारी जी की बुक है, और डिकोड एग्जाम की जो पीडीएफ आती है उसके बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और इसके अलावा जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, थोड़ा सा मेरा उधर रुझान भी रहता था, तो एक दिन मैं पलट रही
तो उसमें विष्णु जी का स्तोत्र था, उसमें काफी सारी नाम पर्यायवाची दिए होते हैं। बहुत अच्छी बात कही और जो आपने। अभी नवरात्र चल रहे हैं तो देवी जी के 108 नाम डेली पढ़ लो, पूजा भी हो गई, रिवीजन भी हो गया। और ये आदित्य हृदय स्तोत्र आता है, उसमें सूर्य देव के सारे मिल जाएंगे। और विलोम वगैरह तो है ही है बुक में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो उन चीजों के लिए तो बुक में पढ़ना होता है। और जो हिंदी का भाव जो है वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी की पुस्तकें पढ़ने से ही आएगा। और साइंस वगैरह कैसे पढ़ा? हाँ, साइंस का ये था कि मैं चूंकि मतलब एमएससी मैंने करी ही थी। एमएससी किस सब्जेक्ट की जी है? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से, अच्छा। तो पहले तो मुझे लगता था कि साइंस मैं कर लूंगी, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन गलत हुए और मेरे क्वेश्चन 2020 के प्री में केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा गलत हुए थे। और फिर मैंने कहा अब सही से पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा उसकी रिएक्शन बेस होती है एमएससी। इसके लिए घटना चक्र ले सकते हैं और लूसेंट ले सकते हैं साइंस के लिए। और बायो के लिए परीक्षावाड़ी की पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको सबसे टफ क्या लगा मतलब सामान्य अध्ययन में? मेरा सबसे टफ, मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ लगती है। इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी आपने? मैंने इकोनॉमिक्स अभी ज्यादा मतलब पढ़ी नहीं, फिर मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक खाई थी। वो तो बड़ी हाई लेवल है। और मेरे अंदर थोड़ा सा था कि हाई लेवल बुक ले लेते हैं, तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ी हुई थी। और लेकिन थोड़ा सा जैसे हर बुक को अच्छे से नितिन सिंघानिया सर की बुक जो है क्लासिक इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा अच्छी है। और बाकी एनसीईआरटी मैंने बहुत सारी ली। एनसीईआरटी पढ़ी है आपने? हाँ, मैंने एनसीईआरटी थर्ड से पढ़नी शुरू करी थी। अच्छा। थर्ड क्लास से, क्योंकि सीटेट के लिए पढ़नी थी। अच्छा। और फिर मतलब मैंने एक नहीं कई बार आराम से, कुछ नहीं है गर्मी की दोपहर है, आराम से बैठ गए और बुक मैंने खरीदी कुछ, और कुछ मैंने जो एक ऐप आता है एनसीईआरटी का मोबाइल पे आराम से पढ़ रहे हैं इस तरीके से। और सबसे ज्यादा सहयोग होता है कि जो मित्र होते हैं उनके संग जो ऐसे वगैरह के टॉपिक हैं वो मित्रों के संग बहुत ज्यादा डिस्कस हो सकते हैं। कोई अपना विचार दे रहा है, कोई अपने विचार दे रहा है, जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर आपको एक, जैसे बहुत अच्छी बात कही मोनिका जी ने कि अगर आपके 2-3 अच्छे मित्र हैं और आपको कोई ऐसे लिखना है तो उस पर आप लोग डिबेट करिए, मतलब बैठ के आप जैसे जीडी की तैयारी होती है ग्रुप डिस्कशन की, ग्रुप डिस्कशन करिए, इससे इतने थॉट्स निकल के आएंगे कि आपका ऐसे ही बन जाएगा जो है। और दिमाग में क्या कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे कल एक आंटी आई, वो झाड़ू पोछा बर्तन ही करती है, अब उनसे पूछ रहे बड़े अच्छे से, आंटी आपको क्या लगता है एक बार इलेक्शन होना चाहिए कि हर साल होना चाहिए? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली नहीं, हर साल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, योजनाएं मिलेंगी। तो मैंने कहा एक पॉइंट इनसे भी मिला मुझे। और एक बार मैं उनसे पूछ रही, आंटी ये बताइए आपको क्या लगता है, सबको राशन मिल रहा है, वो अच्छा है कि राशन के पैसे आपके सारे बच्चों के अकाउंट में आ जाए? फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कह रही नहीं, अकाउंट में नहीं आने चाहिए, हमको राशन मिलना चाहिए, ये सब तो खा भी डालेंगे। तो मैंने कहा ये जो हम लिख रहे हैं, जो मेंस में लिख रहे हैं, वो कोचिंग तो पढ़ाती है, लेकिन हम जिनके लिए योजनाएं हैं, जो हमारे टारगेट हैं, वो कौन है? वो लाभार्थी जो लाभार्थी हैं, वो बहुत ही लोअर क्लास के लोग हैं। तो मैं उनके संग बैठ जाऊंगी आराम से, फिर उनसे पूछूंगी हर चीज के बारे में, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? फिर वो पॉइंट जो होते हैं फिर मैं मतलब बना लूंगी, फिर लिखूंगी। तो वो पॉइंट मेरे जमीनी स्तर के होते हैं, ना कि कॉपी पेस्ट कहीं से। तो कोशिश करें खुद अपने दिमाग के एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो कॉपी पेस्ट से नंबर अच्छे मिलते हैं। अच्छा, डिकोड एग्जाम के संपर्क में आप कैसे आई थी? ये यूट्यूब चैनल जो डिकोड एग्जाम का, जो यूपी स्पेशल की जो श्रृंखलाएं चलती हैं, वो बहुत लाभप्रद हैं। क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं काफी बड़ी कोचिंग से, वो जो बेसिक यूपी में जो चीजें हो रही हैं, अब तो लोग यूपी करंट स्पेशल आ गया है, हो रहा है, लेकिन ये 2020 में 2021 में डिकोड एग्जाम ही एक ऐसा चैनल था जो यूपी के लिए करंट के सीरीज स्पेशली ला रहा था। वो हमारा अनवरत चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ। क्योंकि बीच में क्या होगा था, जब भी ऑप्शनल चल रहा है, तो जो बाहर के काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स हैं, जो फिर काफी बड़ी ऊंची कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब एक जैसा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, यूपी स्पेशल का महत्व और ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो यूपी की जो कोचिंग्स हैं उनका महत्व भी अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, तो
प्रीलिम्स में जब कर रही थी, करंट का क्या था? करंट कैसे पढ़ रही थी? करंट के लिए पहले तो मैंने एक चैनल था, डेली करंट अफेयर में एक डायरी बना ली थी। अच्छा। तो उससे मैं डेली ही पढ़ती थी और डेली का डेली डायरी में नोट करती कोई थी। मैगजीन और अखबार भी फॉलो किया फिर था? उसके बाद जब ये डेली हो जाता था पर मंथ, तो पर मंथ मैंने ली नहीं, फिर कर पाई ज्यादा। फिर एक आती है घटना चक्र की ई दृष्टि, उस पे एक आंख बनी होती है और उसी की मैंने मुझे हंसी इसलिए आ रही कि किसके साथ अभी इंटरव्यू कर रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी सेम यही बात कही थी। हाँ चलिए आगे बोलिए। तो उनकी मैंने ली थी एक योजना वाली घटना चक्र की, और घटना चक्र की यूपी की भी ली थी और घटना चक्र की ये वाली भी ली थी, की दृष्टि। और इससे क्या होता है, कोई डेटा फैक्ट छूट गया है तो वो हो जाता है, और बार बार जब सारी चीजें इतनी पतली बुक में आ जाती हैं और डेली अगर याद किया है। ज्यादातर मैं करंट अफेयर क्या करती थी, शुरू में तो 6 महीने मैंने लिखा, उसके बाद जब मैं किचन में खाना बनाती थी या कुछ काम करती थी तो मैं स्पीकर पे लगा देती थी और पूरे घर में झाड़ू भी लग रही है, करंट भी चल रहा है। फिर करंट मैंने मतलब डेली सुन लिया और फिर मैगजीन से कर लिया, डेली सुन लिया, मैगजीन से एक बार में महीने का कर लिया, तो ये ज्यादा बेटर हो जाता है। और आरओ के लिए क्या है, फैक्ट पे बहुत ज्यादा वो करो, कोई भी बुक है तो फैक्ट तो मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने घटना चक्र से किए थे? जी, घटना चक्र कितनी बार पढ़ा आपने? मैंने हिस्ट्री की तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी थी, और लग रहा है हिस्ट्री से आप घबराती रही हैं ज्यादा है। नहीं, हिस्ट्री अच्छी लगती थी। अच्छा, अच्छी लगती थी। हाँ, हिस्ट्री की सबसे मोटी भी है, तो मुझे लगता जब भी मैं सोचती थी दोबारा से शुरू करूं तो मैं हिस्ट्री शुरू कर देती थी। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो उतनी मोटी नहीं है, इन्वायरमेंट तो बहुत पतली है और इन्वायरमेंट तो तुरंत हो जाती है। और साथ में इन्वायरमेंट के लिए जो एक होती है बायो रिलेटेड इन्वायरमेंट और दूसरी होती है जितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में 2020 में क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जैसे कि अवर कॉमन फ्यूचर कौन से उसका ये है, तो ये मैंने, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। फिर मैंने कहा अब जितने कॉन्फ्रेंस थे, जितने मोटो थे 1972 से लेकर के मैंने सारे लिख के, जितनी डेट थी डेट वाइज वो कर ली। और आरओ को, ये पीसीएस को क्रोनोलॉजी बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। क्रोनोलॉजी इनका फेवरेट है। बक्सर का युद्ध, मराठा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और साथ में इन्वायरमेंट में भी क्रोनोलॉजी बहुत पसंद है। क्रोनोलॉजी इन्वायरमेंट में ये कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, ये कॉप लगाइए क्रोनोलॉजी से। जैव विविधता अधिनियम, ये अधिनियम और 3-4। तो ये जो भी चीजें सब लोग याद भी करें तो क्रोनोलॉजी से ही याद कर लें, उससे क्या होगा, वो भी फैक्ट याद हो जाएगा और क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी। अब जैसे पॉलिटी में भी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। जितने वो वाद है, केशवानंद भारती और ये इंदिरा गांधी बनाम एक था जस्टिस, ये इलाहाबाद में जो हुआ था, और ये जितने भी केस है इनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे देंगे। और ज्योग्राफी में बोलेंगे कौन सा सही सुलमेलित नहीं है, ट्राइब और खान खदान, ये इधर की। तो मैंने कॉपी बना ली थी, अपने मैप बना लेती थी, और कभी कभी मन आया तो दोबारा से बना के रिवीजन कर लिया। और ये मतलब फैक्ट और क्रोनोलॉजी और मिलान और ये चीजें बहुत ज्यादा इन लोगों को पसंद है। अच्छा, लिखने की आप बात करी थी, क्या आप कभी प्रॉपर नोट्स बनाती थी? जैसे नोट्स मतलब लिखे जाते हैं या शॉर्ट नोट्स बनाती थी? पहले तो जब मैंने कोचिंग करी थी सन 18 में, तब तो जो मैंने कोचिंग करी थी उसमें प्रॉपर नोट्स बनवाए गए थे। वो कोचिंग के नोट्स से आप सेल्फ मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं मतलब फैक्ट वाले ज्यादा बनाती थी। कि जैसे कि मैंने साइंस का उठाया, तो जब मैंने साइंस का उठाया तो मैंने हार्ट सिस्टम बना लिया, एक हार्ट बना लिया, तो उसके जितने आलिंद है, निलय है, ये है, इधर से रक्त गया, मतलब नोट्स ऐसे कि उसमें कॉन्सेप्ट मतलब लैंग्वेज ज्यादा ना हो, पॉइंट ज्यादा हो। क्योंकि हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जैसे अब पीसीएस है तो हम अगले 40 दिन का हमने बना लिया एक सिस्टम पीछे से, क्या क्या पढ़ना है, या 10 दिन का बना लिया, तो अगर ज्यादा लिखेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा ना। अच्छा, जब आप पढ़ती थी तो क्या 2-3 सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में पढ़ती थी या एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ जाती थी? देखिए, जैसे कि मेरे पास टाइम है 6 महीने, तो मैं आराम से पढ़ूंगी। एक बुक उठा ली, वो मैं 15 दिन पढ़ रही हूँ, 20 दिन पढ़ रही हूँ, 30 दिन पढ़ रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय आने लगा, जैसे जैसे समय मतलब आ रहा है एग्जाम का, तो मैंने क्या किया, पहले दिन पूरी पॉलिटी खत्म कर ली है, घटना चक्र खत्म कर ली, और
उसके बाद 2-2 उठाए, 3-3 उठाए। मतलब अगर टाइम लंबा है तो एक सब्जेक्ट लेकर के चलो, और अगर टाइम पास आ रहा है तो मल्टीपल टाइम रिविजन्स करते रहो, कि दिमाग में बार बार रिवीजन रहेगा तो कैसे भूलेगा। मतलब रिवीजन आपने बहुत किया जो है। हाँ। अच्छा, प्री में जो है जो सफलता होती है, कितने प्रीलिम्स फेल हुए आपके आज तक जो है? मैंने 18 वाला दिया था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, तो मैं डीएलएड कर रही थी। फिर 19 में मैंने नहीं दिया था, मैं सीटेट वगैरह की तैयारी कर रही थी। 20 में मैंने एमएससी के साथ दिया था। एमएससी का मेरा एक पेपर था प्री के पहले, मैंने एमएससी करी उन्नाव से, फिर मैं सीतापुर गई, मैंने पेपर दिया, और पेपर देके फिर मैं एमएससी का पेपर देने गई। तो उसका तो मुझे पता था कि मैं बस देखने जा रही हूँ। और जैसे ही मेरे अक्टूबर 2020 में एमएससी के पेपर कंप्लीट हुए, मैंने नवंबर 2020 से तैयारी शुरू कर दी, और फिर मैंने 2021 का दिया और मेरा प्री निकल गया। और फिर मैंने दिसंबर में आरओ का दिया, आरओ प्री निकल गया। और मैंने एक एडिट का एग्जाम दिया था, हाँ वो भी निकल गया था। ये पीसीएस के 3 दिन पहले था। और फिर उसके बाद मैंने 21 वाला पहले जनवरी में होना था, फिर वो मार्च में हुआ था, वो मैंने दिया। और उसके बाद तुरंत फिर आरओ मेंस दिया, वो फिर निकल गया। फिर मैंने जून में फिर 22 वाला प्री दिया, फिर वो निकल गया। और फिर मैंने सितंबर में इसमें 22 वाला मेंस दिया। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। बाकी लेखपाल में पेट वगैरह दिया था, फिर लेखपाल मुझे करनी नहीं थी, मैं बिल्कुल मन नहीं था, तो मैं लेखपाल देने ही नहीं गई। अच्छा किया आपने। और आरओ शायद आपने 17 वाला भी प्री दिया था? आरओ 17 मैंने प्री दिया था, और मैंने तैयारी शुरू करी थी करीब 3-4 महीने, और मेरा 1 नंबर से प्री नहीं निकला था। अच्छा। फीमेल कैटेगरी में 1 नंबर से मेरा प्री नहीं निकला, तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। फिर मैंने कहा मैंने पढ़ाई कितनी करी है। अच्छा, 2021 वाले प्री में आपके कितने मार्क्स रहे होंगे लगभग? मेरे 122 थे। 122? हाँ, 21-22 थे। अच्छा, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। मेंस में जब हम आते हैं, खासकर समीक्षा अधिकारी जो है, तो समीक्षा अधिकारी मेंस में पत्र लेखन है, संक्षेपण है, मतलब सार लेखन है, और उधर बाकी प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं। तो ये सब आपने जो है थोड़ा बहुत तो हमारे चैनल से सहयोग लिया ही है। उसके अलावा जो है कैसे आपने इसको पढ़ा है जो है? जैसे जो पत्र लेखन है, एक बुक पहले आती थी आदित्य प्रकाशन की, वो मैंने खरीदी। फिर उसके बाद ये राघवेंद्र सर हैं, उनका मैंने ऐसे डाला था आरओ, और ये मेरा प्री निकल चुका था, तब उनका ग्रुप मिला। फिर एक बार वो जूम कॉल ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एस कुमार सर के वीडियो पढ़े हैं और बुक आ रही है। बुक आती है। तो बुक तब नहीं आई हुई थी, वीडियो थे, तो मैंने वो वीडियो से सारे नोट्स बनाए। जितना उन्होंने लिखा था व्हाइट बोर्ड पे, वो सब मैंने अपनी कॉपी पे लिखा और याद करके लिखना शुरू कर दिया। फिर बुक के बारे में मुझे अप्रैल में पता चला कि बुक भी आ गई है, एग्जाम के थोड़े दिन पहले। पत्र लेखन का कि बार बार लिखो, कोशिश करो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहे, कटिंग बिल्कुल ना हो। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो जाएगी उतने अच्छे नंबर देंगे। मतलब मेरी मम्मी एक बार कभी कहती थी कि कॉपी में इतने अच्छे से लिख दो कि अगर एग्जामिनर चश्मा भूल जाए घर पे तो भाई कॉपी चेक हो जाए। सही कहती हैं। और ये जो कह रही हैं मोनिका जी, उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि मुख्य परीक्षा जो है वो प्रेजेंटेशन का खेल है। आप जितना व्यवस्थित, जितना सुंदर तरीके से, जितना नीट एंड क्लीन कॉपी पे लिखेंगे, आपका कंटेंट कोई नहीं पढ़ेगा अगर आपने इस तरह से लिखा है। केवल आपको देख के ही नंबर मिल जाएगा। क्योंकि मम्मी मेरी बोर्ड की कॉपी चेक करती थी और कहती थी अक्सर बूढ़े टीचर होते हैं और गंदा लिखा होता है और चश्मा भूल जाते हैं, लगभग से 55 प्लस होते हैं, तो वो झुलझुला जाते हैं। और सुंदर लिखा होता है, अच्छे पेन से लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमा में है, काले पेन से है, कैपिटल लेटर, कॉमा, इन सब का अच्छे से प्रयोग है, तो टीचर खुश हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गद्यांश है उसके नीचे कुछ विशेष करके लिख दो तो टीचर को अच्छा लग जाता है कि हाँ इसने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। इनोवेटिव करना चाहिए, कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में इनोवेटिव करने लगे और अंत में पेपर छूट गया तब भी नहीं वो है। घड़ी एग्जामिनेशन हॉल में भी होती है, काफी बड़ी आयोग में घड़ी है, और अपनी घड़ी भी ले जा सकते हैं, डिजिटल ना हो, जो एनालॉग घड़ी है वो ले जा सकते हैं। तो एक दिमाग में बना लो
कि इतने 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 पोर्शन है पेपर का, तो पता ही है कितने पोर्शन है, तो मुझे इतना पोर्शन गद्यांश मुझे इतनी देर में खत्म करना है। अब लास्ट में कैसे भी करो, स्पीड बढ़ाओ घटाओ, खत्म करना है। टाइम मैनेजमेंट अगर एग्जामिनेशन हॉल में कर दिया तो पास होने से कोई नहीं बचा सकता है। और एमएससी में तो अब मैंने ये चीज करी थी, क्योंकि अब एक कॉपी मिलती है, तो मैं पहले से माइंडसेट बना के जाती थी कि अति लघु उत्तरी मुझे इतनी जगह में करने हैं, और फिर खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दो, पॉइंट लिख दो, लेकिन इतनी जगह में खत्म करना। और वही चीज आरओ में हुई, जगह इतनी मिलनी है, उसमें अच्छे से अच्छा लिख करके दो। क्योंकि क्वेश्चन प्रिंटेड होते हैं ना, समस्या ये होती है उतने ही में आपको लिखना है। जैसे मैंने कॉपी देखी, क्वेश्चन देखा, जैसे वो नहीं होता है स्कैनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने देखा इतनी जगह में मुझे ये करना है, इतनी जगह में मुझे ये करना है, इतनी जगह में मुझे निपटाना है। मैंने अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाई जल्दी जल्दी कि इतना 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 मुझे दे करके करना है, तुरंत स्कैनिंग करी और लिखना शुरू कर दिया। और ये सब चीजें कर डालेंगे तो नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। निबंध के लिए क्या मतलब आपने अप्रोच रखी अपनी निबंध के लिए? निबंध के लिए सर मैंने 1-2 निबंध योजना से लिए थे, और 1-2 निबंध मैंने मतलब एडिटोरियल से देखे थे। और मैंने ये चीज देखी थी कि प्रीवियस ईयर कितने आ रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण है आ जाता है लगभग, पर्यावरण संरक्षण है आ जाता है, साहित्य संस्कृति आ जाता है, आना ही है। हाँ आ जाता है, विदेश नीति आनी है। ये सारी चीजें पहले तैयार कर लो। फिर जैसे एक ये आया था दूरदर्शन अब संस्कृति का वाहक है, अब थोड़ा बहुत आपका दिमाग का भी इनोवेशन है। एक आया था आरओ मीन्स में भूमंडलीकरण बनाम स्थानीयकरण, तो ये चीजें आईआर से हैं। अब कुछ आप अपने दिमाग में देख रहे हो, कोई है तो कुछ सोसाइटी से तुरंत अब जैसे उसी समय जो है लोकल फॉर वोकल जो है प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था जो है, तो तुरंत उससे रिलेट करना चाहिए। एक ऐसे बहुत चला था, आपका मैंने वीडियो देखा था, आपने वो ऐसे कराया था फ्री में यूट्यूब पे, आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष, वो मैंने आपसे देखा था, वो बहुत ज्यादा चल रहा था आरओ मीन्स के टाइम। तो मैंने कहा देखो ये यहाँ से लिख लेते हैं, और 3 से 3 तरीके से लिखने की कोशिश करें। पहला वाला सूक्ति से कर दे, दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क से कर दें कि क्या पर्यावरण प्रदूषण हम सबका भक्षण कर लेगा, क्या भविष्य में ऐसा भी दिन आ जाएगा कि हम बिना किसी मार्क्स के ऑक्सीजन सिलेंडर के बाहर जाने में सक्षम ही नहीं रहेंगे, फिर धीरे धीरे हम देने लगे। और जैसे महिला सशक्तिकरण का आ गया, क्या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता है? क्या लोकसभा में 33% आरक्षण देने से महिला सशक्त हो जाएंगी? इस तरीके से कर लें। और तीसरा वाला थोड़ा सा शांति से कर ले सकते हैं, कोई कहानी से कर लें। शिक्षा नीति की आ गई, तो छोटे बच्चे जा रहे हैं, एक तरफ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे बोरा लेके कूड़ा बीनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है ना, बहुत अच्छा। तो ये चीजें मैं अपने चल रही हूँ आम पब्लिक में, तो मैं खुद देखती चलती थी कि सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं। मुझे लगता है आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है। हाँ, मैं जा रही हूँ तो किसी ना किसी से, मैं ई रिक्शा में भी बैठती हूँ तो पूछती चलती हूँ तो ये क्या है, वो मतलब क्या आप अनजान लोगों से बात करती हैं ना खूब? अच्छा, अनजान क्या, मैं मतलब जो मुझे लगता है आम पब्लिक है उसके संग में आराम से बैठ जाऊंगी, और फिर मैं पूछूंगी कोई रुई बेचने वाला है, भाई रुई बिकी, कितनी बिकी? तो दिन में कितनी रजाई बन जाती है? अरे रजाई क्या, अब तो चाइनीज रजाई मिल रही है मार्केट में। हम लोगों की रुई को ले नहीं रहा है, कहते हैं भारी है, धुलना पड़ता है, चाइनीज धुल जाती है। तो हम सोच रहे चाइना बताओ रजाई भी ले जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और ये अप्रोच आपको मुझे लगता है कि एक दिन एसडीएम जरूर बनाएगा। मेरी शुभकामनाएं भी आपको इसके लिए जो है, क्योंकि यही जो आपका ऑब्जर्वेशन लेवल है और जो मैं अभी तक की आपसे बातचीत में जान पाया हूँ, जो जांच पाया हूँ कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन की गहनता है वही आपको यहाँ तक लेके आई है। क्योंकि आपने समीक्षा अधिकारी 36वीं रैंक से निकाला है, तो निश्चित रूप से जो है आपका जो मेंस है वो आपने बहुत अच्छी तरह से दिया है। और आपने अपनी राइटिंग में बहुत ही विविधता रखी होगी, खासकर पत्र लेखन में और सब चीजों में जो है, और इसमें निबंध में तो विशेषकर जैसा आपने बताया जो है। पत्र लेखन में मैंने एक चीज और करी थी, वो तो मैंने एक्स्ट्रा टैलेंट कर दिया था। मैंने एक ही इनके 2 पेन लिए, 1.5 था, 1.3 मैंने ले लिया। अच्छा। तो जो नीचे लिखते हैं प्रतिदिन निम्न को आवश्यक कार्रवाई वो मैं बार बार लिख रही मोटे पेन से, तो वो
उधर चली जाती थी भवदी के पास, तो मैंने एक बहुत पतला पेन लिया और मैंने कहा बाकी सब लिखेंगे थोड़े मोटे पेन से, सेम इंक के पेन से बहुत पतला पतला लिखेंगे कि इतनी जगह में ही ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन नहीं खराब करनी है। ये चीज मैंने सोची। बहुत अच्छा रहा जो है। तो अब तो आप जो है एक अधिकारी बन गई हैं, जल्दी आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। इसके बाद, अधिकारी बनने के बाद क्या समाज और आपके रिश्तेदारों का जो है कोई नजरिया आपके प्रति बदला है? जब उनको खबर मिली कि आप सचिवालय में एक अधिकारी बन गए? सबने मतलब शुभकामनाएं दी। हाँ, वो तो देनी ही देनी है। और ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहा, बुरा रहा, ठीक है, सबका अपना अपना है। कोई ऐसा उसमें से आपको लगा जिसको कोई गिल्ट रहा हो कि काश मैंने इस लड़की का साथ दिया होता और आज ये अधिकारी बन गई? और हाँ, हम लोग को एक दो लोगों का थोड़ा सा ठीक है। अभी तो हम स्टूडेंट ही हैं, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग के बाद धीरे धीरे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। माता जी होती तो क्या रिएक्शन होता है उनका? बहुत खुश होती, बहुत खुश होती, क्योंकि मेरी मम्मी कभी कभी बैठ के यही कहती थी कि हमारा बस जीवन का यही है कि तुम पढ़ जाओ और अधिकारी बन जाओ। मैं 11th में थी तो मेरी मम्मी की आदत थी, मेरे लिए टॉप और कोट कॉलर वाले ले आती थी और कहा हाँ इसको पहनो तुम अधिकारी बनोगी। तो आपने उन्हीं का सपना जो है पूरा किया। मेरा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन था, तो मम्मी मेरी कहती थी प्राइवेट नहीं भेजेंगे, ये कोट तुम पहनो, कॉलर वाले टॉप, कॉलर वाले कोट, कहे तो हमको लगता है तुम पहन के अधिकारी लगती हो। तो पूरी जीवन जो है मतलब प्रेरणा आपकी माता जी से ही आपको मिली जो है। और माता जी से क्या, हर जगह प्रेरणा है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, मात्र 7 साल 8 साल की, पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ बीन रहे हैं, कोई बच्चे कुछ सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी 17 साल की एज में खत्म हुई। अगर मैं 7 साल की होती और मम्मी कोई चीज हो जाती तब तो शायद मुझे लिखना पढ़ना भी नहीं आ पाता, तब तो शायद मैं अक्षर ज्ञान भी नहीं जानती। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है, हमारे देश में जो मजदूर है, जो सब्जी लगा रहा है, उसको शायद मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, उसको मौका नहीं मिल पाया। तो मैं इस लायक तो मम्मी ने कर दिया कि हाँ हम 12th तो कर लिए, तो मैं क्यों सोचूं अपने आप को अनलकी। मैं तो लकी सोचती हूँ। कई सारी लड़कियां होती हैं, उनके संग क्या क्या बेच देते हैं, खरीद देते हैं, ये सारी चीजें स्मगलिंग हो जाती है। तो मैं क्यों देखूं नेगेटिव, मैं सोचूं कि मुझे क्या मिला है, भगवान ने बहुत कुछ फिर दिया भी है। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ट्रेजिक आपकी स्टोरी रही शुरू से। कहाँ से आपका पॉजिटिविटी का क्या स्रोत है? मतलब पता नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि खुश रहूं बस। मतलब क्योंकि हम लोग भी सोचने पे मजबूर हैं, जो लोग देख रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अकेले रहना और एक इतना लंबा वक्त, 2013 में आपकी माताजी का देहांत हुआ, आज हम 23 में बैठे हैं, 10 साल हो गए, और 10 साल एक अकेली लड़की ने इतना बड़ा संघर्ष करके। काफी लोगों ने जो घर थे, प्रॉपर्टी थी, छीनने की, लेने की कोशिश करी। एक थी लखनऊ में ही पेपर मिल कॉलोनी में, एक रिलेटिव थे, बहुत पीछे पड़ गए। पापा के नाम पे जो था, मतलब पापा की तरफ वो तो लीगली आपकी प्रॉपर्टी है। तो फिर मैंने साइन कर दी है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, तो मेरी पढ़ाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी, रोज रोज फोन आ रहा है, ये करना है वो करना है। फिर मैंने सोचा, तो मैंने कहा ठीक है साइन करो, जाओ, हम पढ़ लेंगे, अपना कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं तो उनको आपके पिताजी की प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट था? ठीक है, क्यों, क्या करना। चलिए खैर, काफी चीजें पर्सनल भी होती हैं, बहुत ज्यादा जो ठीक है। आपको वैसे भी बहुत कुछ जो है विरासत में आपकी माताजी ने दिया है। और मेरा सबसे ये बड़ी मानना है कि सबसे बड़ी चीज शिक्षा है। अगर सोने के पिंजरे में बंद कर दें और बुद्धि ही ना हो तो फिर क्या मतलब है। तो बस ठीक है। बहुत अच्छा, आपसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग भी देख रहे हैं निश्चित रूप से जो है
इस चीज़ को अप्रिसिएट भी करेंगे और वो खुद भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि हम सब क्या हैं, मतलब एक अगर साधारण मनुष्य की बात करें तो हर आदमी को लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी वो हो, सबसे ज़्यादा उसको ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुख किसी और के पास नहीं है। तो हो सकता है आज कुछ लोग का ये भ्रम टूट जाएगा कि मुझसे ज़्यादा भी लोग दुखी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने इनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग जीवन के प्रति अप्रोच ये सब डेवलप करना जो है, और अकेले संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना, मतलब एक अलग ही तरह का जो है ये स्पिरिट है। इसको शब्दों में जो है नहीं बयान कर सकते हैं। आगे क्या योजना है सीतापुर से? अब तो आप लखनऊ आ गई समझ लीजिए। मेरा यही सपना है, सबसे पहले हम लखनऊ में एक अपना प्लॉट खरीदेंगे चाहे जो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीवन की नई पारी के लिए। अब उसके आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल टीसीएस भर दिया? अभी तो नहीं भरा है। देना है ना? हाँ देना है, और बस अब थोड़ा सा ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हो जाए थोड़ा सा लखनऊ में कहीं कुछ मिल जाए। आपको यहाँ पर वो भी सरकारी आवास भी मिल जाएगा? हाँ सरकारी आवास मिल जाएगा। थोड़ा मेरे अंदर पिछला है कि नहीं, जो मुझसे लिया गया है वो मुझे अपनी मेहनत पे बनाना है। नहीं ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में, और ईश्वर अगर कहीं पर न्याय है तो वो न्याय एक वो बड़ा अच्छा गीता कहता था, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ रणभूमि में युद्ध करो, अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख लो, नहीं तो स्वर्ग में जाके रहो। हाँ, क्या करना है। सही बात है। दोनों ही स्थितियों में गीता तो मतलब कर्म का ही पूरा सिद्धांत है। हाँ। कि बस कर्म करो अपना। हाँ। बाकी जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा। हाँ, कोई चीज अपनी नहीं है और कोई चीज बेगानी नहीं है। मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। तो पीसीएस के लिए अब पढ़ना है। हाँ। और ऑप्शनल भी हट गया है। हाँ। अब आपको क्या लगता है कि कितना इजी हो गया है? अब ये तो हम देख करके बताएंगे कि जो 2 नए पेपर जुड़े हैं, क्या पता उसमें मैथ्स आ रही हो। नहीं, ये डिफाइंड हो गया। डिफाइंड शायद हो आपको ध्यान नहीं हाँ, है। नहीं है। वो यूपी दोनों स्पेशल यूपी स्पेशल तो हैं। फिर यूपी वालों का बहुत फायदा है, खासतौर से हिंदी मीडियम वालों का। क्योंकि यूपी की जो बहुत ज्यादा छात्र संख्या है वो हिंदी मीडियम और ग्रामीण पृष्ठभूमि को ही बिलोंग करती है। तो इससे वो बच्चा जो बड़े शहरों में जाके कोचिंग नहीं ले सकता है, बहुत महंगी, वो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। इतना कंटेंट यूट्यूब में भरा पड़ा है कि वो चाहे तो अपने 1.5-2 GB डेटा से बहुत कुछ मतलब बन सकता है। पीछे से ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल है? मतलब यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पे तो होगी ही, बिना लॉगिन के यूट्यूब देखा ही नहीं जा सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम? इंस्टा तो नहीं मैं चलाती हूँ, और फेसबुक पे है। और रील्स वगैरह देखती हैं? नहीं, वो मैंने पता क्या किया था, मेरा फोन खराब हो गया था, गिर गया था, स्क्रीन पूरी टूट गई। जब पूरी टूट गई तो वो हैंग होने लगा। तो मैंने कहा वाह कितना अच्छा हो गया, अब मैं फोन नहीं चलाऊंगी। जो मैं 10 मिनट 5 मिनट सोचती थी, आधा घंटा कर लेती थी, अब ये खुद ही हैंग हो रहा है। मैंने कहा वाह, जो भी गलत हो रहा है उसमें भी सोचो कितना बढ़िया हो गया, मेरा फोन टूट गया, अब तो मैं और पढ़ूंगी। कुल मिला के हर चीज में पॉजिटिविटी देखना आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो बस मेरा सवाल यही था कि क्या आप जो है सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन मानती हैं या सपोर्ट मानती हैं? दोनों चीजें हैं। अगर सोशल मीडिया जो है एक जाल के तरीके से, आपने अगर पीसीएस का कोई वीडियो देखा, आपने कुछ किसी बुक की समरी देखी या डेली करंट अफेयर देखा, तो डेली यूट्यूब तुमको वही दिखाएगा। अगर तुमने सीरियल देखना शुरू कर दिया तो तुमको वही दिखाना शुरू कर देगा। अगर तुमने कुछ नाच गाना देखना शुरू कर दिया तो वही दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं क्या करती थी, कोई मेरे मतलब का उद्देश्य का नई वीडियो है, कोई भी ऐसे एंटरटेनमेंट का है, तो मैं उसको वो कर देती थी, नॉट रिकमेंडेड।
जो मेरा है वो कर दिया। और हिस्ट्री वगैरह क्या है, अगर ज्यादा इधर उधर के आ गए वीडियो सीरियल के या शॉर्ट्स या फिर ये यूट्यूब पे, तो वो मैं मतलब नॉन रिकमेंडेड कर देती थी कि मैं जो देखना चाहती हूँ वो बस तुम केवल दिखाओ। अपने इंटरेस्ट की चीजें हाँ, दिखाई जाए जो। बस सोशल मीडिया पे मतलब जैसे वो नहीं होता है घोड़ा, इस तरीके से चलाने की कोशिश करो तो फलदायी है। काम की चीजें अगर 1-2% है एजुकेशन की, तो 98% वो भी है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है जो भी स्टूडेंट है कि 98% में गुम हो जाए या फिर 1-2% में अपना ले जाए। अच्छा, अब हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की जो है, लगभग हर चीज़ के बारे में बात की जो है, और मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मैं नहीं मतलब आप लोग के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे जो है कि आपका जो ये 10 साल का कठिन संघर्ष रहा है, इसका सार आप क्या पाती हैं? इसका सार मैं ये पाती हूँ कि कभी ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया तो खत्म कभी नहीं होता है। राम जी को भी वनवास मिला था, पांडव भी गए थे, तो और जितने भी महान लोग हुए हैं या फिर कोई भी हुआ है, किसी के जीवन को उठा के देखो तो सबके जीवन में निगेटिविटी आई है, पॉजिटिविटी आई है। जो भी एक हिंदी में था, नींव का पत्थर या फिर कुछ मूर्ति जो होती है जब हथौड़े पड़ते हैं तभी बनती है। तो बस कोशिश करो, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे ये सुनना भी चाह रहा था जो है। और हार ना मानो, अगर हाथ नहीं है तो एक हाथ से काम करो, पैर नहीं है तो बिना पैर के काम करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बैठो कभी नहीं, और ये मत सोचो सब खत्म हो गया है। सोचो कि हाँ, अभी मान लीजिए हाथ पर कट गए तो सोचो अभी हम तो जिंदा है। अगर आप लोगों ने प्राइमरी सेक्शंस की बुक्स देखी होंगी सरकारी वाली, तो पहला पन्ना पढ़ लिए, वहाँ गांधी जी का एक जंतर लिखा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि जब आप जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हो, परेशान हो, तो आपको अपने से नीचे देखना चाहिए। कि हमसे ज़्यादा परेशान लोग भी दुनिया में हैं, दीन दुखी लोग हैं। तब आपको ये महसूस होगा कि हम कितना प्रिविलेज्ड हैं, ईश्वर ने हमको कितना ज़्यादा दिया है जो दूसरे के पास नहीं है। और जिस दिन आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप में आप जिस पॉजिटिविटी के साथ ये यहाँ बैठी हैं या इन्होंने अपना जीवन यहाँ तक का जो है सफ़र तय किया है, वो पॉजिटिविटी आप अपने आप में देख सकते हैं। मेरे जीवन में, क्योंकि प्राइमरी और बीआरसी इन सब चीज़ों से बिलोंग करते थे, मतलब ये टीचर्स के बीच में, तो ये जो 1 से लेकर के 12 तक की जितनी भी सरकारी किताबें हैं उसमें कुछ भी लिखा है उसका बहुत ज्यादा मतलब प्रेरणा हो रहा है। कुछ भी मुझे दिख गया तो हम उसी से खुश हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा योगदान रहा है 1 से 12 तक की। अगर कोई इंसान पूरी बुक अच्छे से पढ़ ले तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। सच बताएं तो मेरा तो ये इंटरव्यू यहाँ पर रोकने का मन भी नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे घंटों बातें करूँ, क्योंकि आज मुझे खुद में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जिसने मुझे खुद अंदर से जो है बहुत ही आत्मविश्वास से और एक प्रेरणा से भर दिया है। निश्चित रूप से आप सबको भी ये फील हुआ होगा। और इस वीडियो पे जो आपको रियल में फील हुआ उसको कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को मैं पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं कभी भी शेयर करने का निवेदन नहीं करता हूँ। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये समीक्षा अधिकारी के बारे में नहीं है, ये पीसीएस के बारे में नहीं है, और ये जीवन के बारे में है कि हम किसी भी स्थिति से जीवन में जो है एक सबसे निचले पायदान से, एक सबसे बुरी स्थिति से निकलकर जो है एक सबसे ऊंची स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और मोनिका जी को मैं दिल से बधाई देता हूं कि वो यहाँ पर आई, हमारे साथ बातचीत की जो है। और मेरी पर्सनल और आप सबकी तरफ से भी विश है कि मैं इनको एक बार एसडीएम के रूप में यहाँ पर अपने साथ बैठाल के आप सबसे फिर चर्चा कर सकूं जो है। और एक और वादा मैं इनसे कर रहा हूं कि
लखनऊ में या व्यक्तिगत जीवन में कभी भी कोई समस्या आपके साथ आए तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। हम लोग सब आपके साथ हैं हर तरीके से, और निश्चित रूप से जो है आप जहाँ तक आई हैं इससे बहुत आगे आप जाएंगी, क्योंकि आपका जो जीवन को देखने का अप्रोच है वो जो है एक अलग तरीके का है, और ऐसे ही लोग जो है जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और आप सब ने भी इतने धैर्य से हमको देखा सुना, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।